अब पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट हम। कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है? स्कैटरिंग ऑफ ईएम रेडिएशन विद मैटर। मैटर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है इधर। द वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग इज लार्जर देन द इनिशियल वेवलेंथ। तो देखिए आपके पास यहाँ पर कोई भी ईएम रेडिएशन आ रही है, ईएम रेडिएशन यहाँ पर हमने एक्सरेज ली हैं, एक्सरेज। तो जब आपके पास एक्सरेज फॉल करती हैं किसके ऊपर? फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो कहता उसके बाद जो उसकी वेवलेंथ होती है, इनिशियली मान लीजिए इनिशियली लैम्डा वेवलेंथ है उसकी, तो उसके बाद उसकी वेवलेंथ स्कैटरिंग के बाद उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, लार्जर हो जाती है। द वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग इज लार्जर। ओके, तो मान लीजिए एक्सरेज आ रही थी, उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक की, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये इधर चला गया हमारे पास फोटोन, फोटोन एक्सरेज। तो इसकी जो वेवलेंथ आ गई वो लैम्डा डैश आ गई। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट होता है। अब हम इसको क्लासिकली समझते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल हो गई इसको बताने में? तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स का तो एक ही काम है, वो यूँ कहती है कि जो भी हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जो भी रेडिएशंस आ रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पार्ट होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E इजिकल्स टू ई नॉट ई आई के आर माइनस ओमेगा टी। और मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नॉट ई आई के आर माइनस ओमेगा टी। तो ये दो चीज़ें होगी हमारे पास। बट अब इनकी वजह से हमारे पास क्या होता है? फोर्स जनरेट होता है, जो कि हम बात कर चुके हैं पहले भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम पढ़ रहे थे। अब इनकी वजह से फोर्स जनरेट होगा। अब फोर्स आपके पास इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करेगा। अब जो एसिलेटेड रेडिएशन जो आपके पास जनरेट होगी वो सेम एज आपके पास जो फोर्स में रेडिएशन होगी, जो इनके पास रेडिएशन है, ठीक है, जो इनके पास रेडिएशन है वो ही सेम होगी। तो मतलब कि कोई चेंज नहीं आएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा रेडिएशन में, ठीक है। जो पहले रेडिएशन थी वही बाद में रेडिएशन हो जाएगी। तो ये तो मतलब सीधा सीधा यूँ कहते हैं कि जो आपके पास लैम्डा इज टू लैम्डा डेज है, जो पहले रेडिएशन की वेवलेंथ थी और वही बाद की रेडिएशन की वेवलेंथ रहेगी। कहता फोर्स लगने के बाद आपके पास जो रेडिएशन आएगी उसमें वो सेम होती है, आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की सेम होती है। ये आपके पास थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहती है। तो अब इसको क्वांटम ने कैसे समझाया? देखिए क्वांटम ने कैसे समझाया इसको, समझते हैं। पहले तो हमारे पास हो क्या रहा है? देखिए आपके पास डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, कि फोटोन्स आ रहे हैं आपके पास, फोटोन्स आ रहे हैं, उनकी आपके पास एनर्जी एच न्यू है, एच न्यू है, और उसका आपके पास मोमेंटम पी था, वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है। इलेक्ट्रॉन का आपके पास रेस्ट मास एनर्जी MEc² है। उसके बाद ये हमारे पास स्कैटर हो जाता है, फोटोन तो इस साइड स्कैटर हो जाता है, मान लीजिए P डैश। ओके, इसका आपके पास मोमेंटम P डैश हो जाता है, और जो इसकी एनर्जी है वो एच न्यू डैश। और वैसे ही हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की आपके पास क्या आती है? MEc²। रेस्ट मास एनर्जी तो होती है और काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है उसको स्ट्राइक होने के बाद। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस डायग्राम को आप ध्यान रखिएगा, इससे हम समझेंगे। एक मैं इधर एंगल ले लेता हूँ, इधर ये थीटा ले लेते हैं और ये फाई ले लेते हैं। ओके, आगे समझते हैं इसे। अब हम जानते हैं कि ये जब कोलिजन होता है, या तो कोलिजन के समय हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है या फिर इन इलास्टिक कोलिजन होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो देखिए इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या होता है? जब आपके पास एनर्जी, टोटल एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी तीनों कंजर्व हों, तब तो आपके पास ये क्या है? इलास्टिक कोलिजन है। और इन इलास्टिक कोलिजन में आपके पास सिर्फ टोटल एनर्जी और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व होगा, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास कंजर्व नहीं होती है। बट अभी हमें नहीं पता है कि आपके पास जो ये प्रोसेस हो रही है ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन है या फिर इन इलास्टिक कोलिजन है। इसे हम समझते हैं कि ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है। तो आपके पास मैं टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा रहा हूँ पहले इधर। तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगा? एच न्यू प्लस आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड MEc²। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन लेंगे ना, MEc² इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? एनर्जी कितनी आ जाएगी? एच न्यू डैश हो गई है, इस बार एच न्यू डैश हो गई है, प्लस MEc² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इतना आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है एम ई सी स्क्वायर तो कट जाएगा दोनों साइड से। उसके बाद अगर मैं देखूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाऊँ, मैं काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाऊँ तो वो क्या कहता है मेरे पास, देखिए अब फोटोन की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूँगा तो वो तो मेरे पास एच न्यू ही होगी। हाँ जी, फोटोन की काइनेटिक एनर्जी तो एच न्यू होगी ना, प्लस आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये वापस से ही हमारे पास ये आ गया, मतलब कि ये अगर ये कंजर्व है तो ये भी कंजर्व होगा, इसके अंदर होगी। तो ये आपके पास जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये एक इलास्टिक कोलिजन है। तो अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि आपके पास जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो आपके पास एक प्योर इलास्टिक कोलिजन है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन कहती है कि आपके पास वेवलेंथ लार्जर हो जाती है आफ्टर स्कैटरिंग। तो एनर्जी कंजर्वेशन के रूल के हिसाब से एच न्यू एम ई सी स्क्वायर ये हमने निकाला था पहले, और ये एम ई सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं उसके बाद रीअरेंज करके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस एम ई सी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना आता है, अंडर रूट पी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन मोमेंटम पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट एम ई स्क्वायर सी फोर, ओके, माइनस एम ई सी स्क्वायर। अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब कि मेरे पास ये हटाने के लिए। तो देखिए इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास, देखिए एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर सी फोर प्लस टू आपके पास टू एच न्यू एम ई सी स्क्वायर और प्लस माइनस एच न्यू डैश एम ई सी स्क्वायर, और एक और टर्म रह गई है हमारे पास, ये दो हो गई हैं, ये दो हो गई हैं, और ये दो माइनस टू एच स्क्वायर न्यू डैश, ओके, जो कि किसके बराबर है हमारे पास, पी ई सी स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर सी फोर। तो ये तो आपके पास कट गया, ओके। तो इसको थोड़ा सा अपने वेवलेंथ के अंदर चेंज कर लेते हैं, एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस टू एच सी बाय लैम्डा एम ई सी स्क्वायर माइनस एच सी बाय लैम्डा डैश एम ई सी स्क्वायर ट्वाइस एम ई सी स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू सी स्क्वायर बाय लैम्डा डैश, ओके, इज इक्वल्स टू पी ई की स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके। ये आपके पास आ गया इतना। अब आगे चलते हैं। देखिए हम जानते हैं ये अब हमें निकालना सिर्फ पी ई स्क्वायर है, पी ई स्क्वायर निकल जाएगा तो हमारे पास यहाँ से कहीं ना कहीं से आपके पास वेवलेंथ शिफ्ट आ जाएगा, कितना उसके अंदर चेंज आया। तो हम जानते हैं कि हमने फॉर्मूले में निकाला था कि आपके पास ये फोटोन आ रहा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है, और ये फोटोन आपके पास इधर चल जाता है, इसका आपके पास मोमेंटम पी डैश हो जाता है, और इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन चल जाता है, इसका मोमेंटम आपके पास पी ई होता है। ये आपके पास एंगल थीटा था और ये आपके पास एंगल फाई था। अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूँ, P इज इक्वल्स टू कितना होगा, P डैश कॉस थीटा प्लस पी ई कॉस फाई, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट हो गए हमारे पास, इधर तो जीरो है आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपके पास होगा P डैश साइन फाई माइनस, देखिए इक्वल एंड अपोजिट है आपके पास, ये पी ई साइन फाई साइन पी डैश थीटा थीटा साइन फाई, ओके। तो अब यहाँ से हमें पी ई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए पी ई साइन फाई इज इक्वल्स टू पी डैश साइन थीटा, और ऊपर से हम क्या करेंगे कि पी ई कॉस फाई इज इक्वल्स टू पी माइनस पी डैश कॉस थीटा। तो अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, पी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू
पी डैश स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस पी स्क्वेयर माइनस प्लस पी डैश स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 पी डैश कॉस थीटा। तो ये टर्म्स आ रही हैं आपके पास, जहाँ पर कि आपके पास ये टर्म क्या बन जाएगी, पी डैश स्क्वेयर बन जाएगी। तो पी डैश स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस 2 पी डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। तो ये आ गई हमारे पास पी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है। अब दोनों साइड में सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वहाँ सी स्क्वेयर भी था, सी स्क्वेयर और ये सी स्क्वेयर। ओके, अभी सी स्क्वेयर को मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू थी। तो ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यू थी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको याद होगा, नहीं तो वीडियो बैक करके देख लेना आप, क्या थी वो वैल्यू। तो थी आपके पास एच स्क्वेयर सी स्क्वेयर बाय लैम्डा स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर सी स्क्वेयर बाय लैम्डा डैश स्क्वेयर प्लस 2hc बाय लैम्डा एम ई सी स्क्वेयर माइनस 2hc बाय लैम्डा डैश एम ई सी स्क्वेयर माइनस 2h स्क्वेयर सी स्क्वेयर बाय लैम्डा लैम्डा डैश इक्वल्स टू आपके किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसके बराबर है आपके पास ये देखिए, पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आया था ना, तो पी डैश को क्या लिखेंगे, पी आपके पास h बाय लैम्डा एच स्क्वेयर बाय लैम्डा डैश स्क्वेयर सी स्क्वेयर सॉरी ऊपर आएगा, और एच स्क्वेयर बाय लैम्डा स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2h बाय लैम्डा एंड आपके पास एच स्क्वेयर बाय लैम्डा डैश कॉस थीटा एंड सी स्क्वेयर आपके पास है। तो ये तो आपके पास कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे आपके पास, और रह क्या जाएगा 2h स्क्वेयर लैम्डा ओवर लैम्डा डैश। देखिए इसमें से आपके पास 2hc बाय, अब अगर 2hc एम ई सी स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा, अगर मैं ये उसको उधर भेज दूँ इसको 2h स्क्वेयर सी स्क्वेयर ओवर लैम्डा लैम्डा डैश तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना बन रहा है आपके पास ये। इसमें से भी अगर हम थोड़ी सी अब काटा पीटी कर दें, 2 से 2 गया, एच एच सी तो आपके पास कितना आ गया ये, सॉरी सी स्क्वेयर तो आएगा इधर, सी स्क्वेयर ये सी बच जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया ये एम ई सी 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और यहाँ से अगर मैं थोड़े से और चेंजेस कर दूँ, लैम्डा डैश को उधर ले जाऊँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच बाय एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा। जहाँ पर कि हमारे पास ये तो एक यूनिट लेस है, तो मतलब कि ये भी वेवलेंथ होगा, इसको हम नाम दे देते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको नाम दे देते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो आपके पास शिफ्ट आएगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो वो जो शिफ्ट आएगा वो आपके पास इतना होगा, वेवलेंथ में शिफ्ट आया हमारे पास लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच बाई एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें हमने इसको कॉम्पटन शिफ्ट कहा था। अब आगे देखते हैं इसके कुछ केसेस कैसे। मान लीजिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना है आपके पास, ये इसको मैं डेल लैम्डा ले लूँ, डेल लैम्डा और थीटा के बीच में। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कैसे कैसे वेरी कर रही है, देखिए कॉस 0 पे आपके पास 1 है तो शिफ्ट आपके पास 0 पे आएगा। उसके बाद मैं चलता हूँ पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 पर कॉस 90 पर आपके पास क्या होगा एच बाई एम ई सी, तो एच बाई एम ई सी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास कितना आ रहा है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं पाई पे, कॉस 180 आपके पास -1 2 ट्वाइस आ गया आपके पास ये, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट, ये कॉम्पटन शिफ्ट ही है ना लैम्डा सी। ओके, तो आपके पास इस बार यहाँ पर आ गया, और उसके बाद आप जब 3 पाई बाय 2 पुट करेंगे तो वापस से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और 2 पाई पे वापस इधर आ जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये बन रहा है। ओके, तो अगर आपको पेपर में पूछ लेता है कि वेवलेंथ शिफ्ट और आपके पास एंगल में उसके स्कैटरिंग एंगल में क्या आपके पास
ग्राफ बनेगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चंस कर लें अब कुछ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो h/MEC है, h/MEC की वैल्यू हमको याद रखनी है। देखिए h की वैल्यू आपके पास 6.6 × 10⁻34 जूल और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर हमारे पास जो हमने मैटर ली है जिससे हमारा फोटोन स्कैटर हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ये है सिर्फ ये। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 × C3 × 10⁸। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2.43 × 10⁻12 मीटर। तो आप याद रखिएगा, इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट है जब आपके पास स्कैटरिंग हो रही है किसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू, फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात कि जो आपके पास कॉम्पटन वेवलेंथ है, जो कॉम्पटन वेवलेंथ आ रही है आपके पास, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये सिर्फ स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है ये, ठीक है। ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, किससे, किसके इंडिपेंडेंट है? ये इंसिडेंट वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, उसकी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अब सीरीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कि आपके पास स्कैटरिंग एंगल कितना हो, स्कैटरिंग एंगल आपके पास कितना होना चाहिए कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। आपके पास ये स्कैटरिंग एंगल कितना हो कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो आपके पास इलेक्ट्रॉन को। तो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? तो हम देखिए मैक्सिमम एनर्जी, मुझे याद आता है कि हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। काइनेटिक एनर्जी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाया था हमने, उसमें हमने क्या लिखा था? एच न्यू प्लस आपके पास उसके अंदर 0 = एच न्यू डैश प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर ही बसी है। तो एच न्यू 1/λ - 1/λ डैश काइनेटिक एनर्जी। तो इस चीज़ को मैक्सिमम होने के लिए, इस चीज़ को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इस चीज़ को मैक्सिमम होने के लिए इस चीज़ को छोटा होना पड़ेगा, इस सारी चीज़ को छोटा होना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? इस चीज़ को, सारी चीज़ को छोटा होने पड़ेगा, मतलब कि लैम्डा डैश को आपके पास ग्रेटर देन होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ तभी छोटी होगी ना जब आपके पास लैम्डा डैश बड़ा होगा, और लैम्डा आपके पास क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उस कंडीशन में आपके पास थीटा मैक्सिमम होगा। तो देखिए हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट का क्या फॉर्मूला है? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा h/MEC 1 - cos थीटा, यही है। अब इसके अंदर देखिए आपके पास जब लैम्डा मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा, आपके पास ये वेवलेंथ शिफ्ट आपके पास क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा आपके पास? हम देख के आए अभी ग्राफ कि आपके पास थीटा, आपके पास जब पाई होता है तब आपके पास वेवलेंथ शिफ्ट मैक्सिमम होता है। तो थीटा = पाई पे आपका वेवलेंथ शिफ्ट मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है कि आपके पास जो इनकमिंग फोटोन है, इनकमिंग फोटोन का आपके पास जो मोमेंटम है वो mc है, और वो उसके बाद स्कैटर्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद। किस एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है? 90 डिग्री पे स्कैटर्ड हो रहा है आपके पास। तो बताइए कि आपके पास p डैश कितना होगा, स्कैटर्ड मोमेंटम कितना होगा? आपका फोटोन स्कैटर्ड हो जाएगा तो उसका मोमेंटम कितना होगा? तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप। ओके, तो देखिए आप जानते हैं कि P = mc हमें दे रखा है, इनिशियली मोमेंटम हमें दे रखा है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डैश लैम्डा h/mc 1 - cos थीटा। थीटा 90 है, cos 90 0 आपके पास, तो आपके पास h/mc बच गया सिर्फ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम तो नहीं दे रखा, मोमेंटम पर हम बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कि लैम्डा = h/p होता है, लैम्डा = h/p होता है, तो P = h/λ। P आपके पास h/λ होगा, h मैं इधर ले जाऊँ अगर इधर से, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? 1/p डैश माइनस 1/p = 1/mc। सही है। और P मुझे दे रखा है इनिशियली, आपके पास जो मोमेंटम था वो हमारे पास क्या है? mc। तो 1/mc माइनस 1/mc = 1/mc 1/p डैश। तो p डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? p डैश की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। देखिए ये 2 उधर जाकर 2mc हो जाएगा, और इससे अब जब रेसिप्रोकल कर देंगे इसका c/2 आ जाएगा। आपके पास इंसिडेंट फोटोन का आपके पास जो वेवलेंथ है वो दे रखा है 3h2mc। वो स्ट्राइक करता है आपके पास किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर और स्कैटर हो जाता है 180 डिग्री एंगल पर। तो पूछ रहा है कि आपके पास जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होगा उसका मोमेंटम कितना होगा। तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप। ओके, तो देखिए हमें ये निकालना है।
हम जानते हैं कि आपके पास जब फोटोन स्ट्राइक करता है एच न्यू स्ट्राइक ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास ये इधर फोटोन चला जाएगा, इधर फोटोन चला जाएगा, उसका आपके पास एच न्यू डैश मोमेंटम कितना हो जाएगा पी डैश, पहले पी था, और आपके पास इधर इसका पी ई, और इधर हमारे पास एंगल कितना बन रहा है थीटा, और ये फाई। ओके, तो हमें निकालना है पीई। तो पीई निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो देखिए हम ये तो जानते ही हैं कि आपके पास जो पी आपको कैसे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू पी डैश कॉस थीटा प्लस पी ई कॉस फाई, और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी आपके पास क्या बनेगी, पी डैश साइन थीटा और पी ई साइन फाई। ओके, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है एक दूसरे के, तो इक्वल्स टू में लिख दिया मैंने पहले। अब हमारे पास क्या निकालना है, पीई निकालना है। तो पीई निकालने के लिए हमने रिलेशन पहले भी बनाया था जब हम डेरिवेशन कर रहे थे। तो पीई आपके पास कितना आया था, पीई निकालने के लिए देखिए इस चीज़ को हम उधर ले जाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये इसका स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देंगे, इसका पी स्क्वेयर प्लस पी डैश स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2p p डैश कॉस थीटा और प्लस पी डैश स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये तो आपके पास पी डैश स्क्वेयर आ जाएगा। तो पी स्क्वेयर आपके पास कितना आ गया, पी स्क्वेयर प्लस पी डैश स्क्वेयर माइनस 2p p डैश कॉस थीटा। तो पी की वैल्यू तो हमारे पास ऐसे आ गई, जहाँ पर कि हमारे को थीटा कितना दे रखा है 180 दे रखा है, तो कॉस 180 माइनस 1, तो आपके पास ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया बेसिकली p प्लस पी डैश का होल स्क्वायर बन गया है आपके पास ये। तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो में दे रखा है इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ। इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ दे रखा है 3h/2mc, और हम जानते हैं p इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा होता है, p इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ से अगर ये h नीचे आ जाएगा, तो ये h नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 1/p बन जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, जो इंसिडेंट फोटोन का आपके पास होगा मोमेंटम, वो हो गया आपके पास 2mc/3। ओके, और p डैश, और एक अब हमारे ये टास्क रहेगा कि p डैश में फाइंड करना है। तो p डैश कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखिए जो कॉम्पटन शिफ्ट है हमारे पास लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इजकल्स टू h/MEC 1 माइनस कॉस थीटा, इतना होता है आपके पास, और कॉस 180 माइनस 1, तो आपके पास ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2h MEC आ जाएगा आपके पास। तो h को वापस हम इधर लेके जाते हैं, h और ये h। ओके, और ये आपके पास कितना होगा 1/p डैश, p डैश हमें निकालना है, और माइनस 1/p इज इक्वल्स टू 2h/MEC, और हम जानते हैं कि p की वैल्यू कितनी है 2mc/3। तो p की वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2mc/3, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 2mc/3 3/2mc, और इधर से आपके पास 2h तो गायब हो जाएगा 2/mc 1/p डैश। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं p डैश की वैल्यू। p डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, p डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 और 2, तो आपके पास 7/2mc आ जाएगी ये वैल्यू 1/p डैश की। तो p डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2mc/7। तो हमारे पास p डैश की वैल्यू है, p की वैल्यू है, पुट कर दीजिए बस इसके अंदर, देखिए कितनी आ जाएगी आपके पास, एलसीएम लेंगे इसका, तो आपके पास इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20/21 mc। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमने देखा है अभी कि जब फोटोन आपके पास किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है एक्स रेज, तो आपके पास जो एक तो स्कैटरिंग एंगल बनता है, एक रिकॉइलिंग एंगल बनता है। क्वेश्चन ये है आपके पास कि हमें रिलेशन निकालना है कि स्कैटरिंग एंगल और रिकॉइलिंग एंगल के बीच में रिलेशन क्या होगा। हम ये तो जानते ही हैं कि P आपके पास किसके बराबर होता है, P डैश कॉस थीटा प्लस PE कॉस फाई। ओके, और यहाँ से आपके पास दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा, जो कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। देखिए यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है, तो P डैश साइन थीटा इज इक्वल्स टू
पी ई साइन फाई। ओके, तो मैं थीटा और थीटा वाले एक साइड कर लेता हूँ और फाई वाले एक साइड कर लेता हूँ। तो आपके पास कितना आ जाएगा, P माइनस पी ई कॉस फाई इज इक्वल्स टू P डैश कॉस थीटा। ये होएगा आपके पास, देखिए P डैश कॉस थीटा डिवाइडेड बाय P डैश साइन थीटा। तो आपके पास ये जब डिवाइड होंगे सेकंड डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा, P डैश तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू P माइनस सॉरी पी ई साइन फाई ओवर पी ई कॉस फाई। ओके, तो आपके पास ये ऑब्टेन हो जाएगा आपको, P माइनस पी ई कॉस फाई। ओके, तो सेकेंड डिवाइड बाय 1 किया मैंने सिर्फ, तो आपके पास टेन थीटा का क्या रिलेशन आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी ई, तो पी ई बाय पी ई, अगर मैं इसे हटा दूं यहाँ से, साइन फाई रखें अपना घर, तो माइनस कॉस फाई, तो ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। एक तो ये रिलेशन बन जाएगा, और कईयों ने जो खुद से ट्राई किया होगा उनका रिलेशन कुछ ऐसा ही बन रहा होगा, टेन फाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा पी ओवर पी डैश माइनस कॉस थीटा, जिसके अंदर की पिछली बार तो हमारे पास क्या कैंसिल हो गया था, आपके पास पी डैश मोमेंटम कैंसिल हो गया था, इस बार हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैंसिल हो गया इसके अंदर। ओके, तो ये आपके पास रिलेशन बन सकता है। और इसकी फॉर्म क्या बन सकती है, देखिए हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा होता है, ये होता है हमारे पास, तो हम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर P एच बाय लैम्डा, तो लैम्डा डैश ओवर लैम्डा माइनस कॉस थीटा। तो इसकी ये फॉर्म भी हो सकती है आपके पास, वेवलेंथ की फॉर्म में, वो मोमेंटम की फॉर्म थी, ये वेवलेंथ की फॉर्म है। इसकी एक और फॉर्म देखिए आप, देखिए हम जानते हैं कि अब वेवलेंथ शिफ्ट की बात आ गई है, तो हम क्या लिखते होते हैं, आपके पास लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच बाय एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखते हैं हम। और हमारे पास जब लैम्डा डैश बाय लैम्डा हमें चाहिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा +1, और यहाँ पर आपके पास ये भी लैम्डा। ओके, तो बोथ साइड मैंने लैम्डा का डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास इतना आ जाएगा। इस चीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो साइन थीटा एच बाय लैम्डा एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा +1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से मैं 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लूँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन जब आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ मैं, 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया मैंने, तो 1 प्लस एच बाय लैम्डा एम ई सी, इतना आ जाएगा आपके पास ये। ओके, इसको हम थोड़ा सा और क्या चेंज करके लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आप ये लिख सकते हैं। ऊपर हमारे पास साइन थीटा है, सो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा से आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा सारा, साइन कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ये आपके पास कॉट थीटा बाई 2 में चेंज हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा आपके पास। तो आपके पास फाइनली क्या रिलेशन बन जाएगा, कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय लैम्डा एम ई सी टेन फाई।